नमस्कार। आज हम हिंदी के उस कवि के विषय में चर्चा करेंगे जो प्रेम को जीता है, जो प्रेम को ओढ़ता है, जो प्रेम को पीता है, जो प्रेममय है, जो प्रेम का संदेश प्रसारित करता है, जो भाषा की सीमा में नहीं बनता, जो संप्रदाय के बंधन में नहीं बनता, जो धर्म की चौहद्दी में नहीं बनता, बल्कि उन सबको लाकर और अखिल मानवीय स्वरूप अपना उद्घाटित करता है। हिंदी, तुर्की, फारसी भाषा जेती आई, जहिमे मार्ग प्रेम का सभी सराहता है। हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी जो 15वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिले के एक छोटे से कस्बे जायस में पैदा हुए और उन्होंने अपने साथ अपने कस्बे जायस को भी अमर कर दिया। जब तक जायसी रहेंगे तब तक जायस कस्बे का नाम भी अमर रहेगा। जायसी जायस में पैदा हुए, इसके अंतः साक्षी जायसी की रचनाओं से आखिरी कलाम से मिलता है। जायस नगर मोर स्थानो, नगर नाम आदि उद्यान। जायसी की जन्म अवधि की भी कुछ जो सूचना है उनकी रचनाओं से मिल जाती है। भा अवतार मोर नौ सदी, 30 वर्ष ऊपर कवि बंदी, यानी जो हिजरी शताब्दी की जो 9वीं शताब्दी है, इस्लामिक संवत है, उसकी 9वीं शताब्दी में जायसी का जन्म होता है और वे 30 वर्ष की अवस्था आने पर कविता लेखन का प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जायसी इस शारीरिक सौष्ठव की यदि बात करें तो वे किसी भी पैमाने पर पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं कहे जा सकते। उनकी एक जो आंख है, बाईं आंख है, वह काम नहीं कर रही, बायां कान है वह भी काम नहीं कर रहा है। मोहम्मद बाई दिशत जी, एक सरवण एक आंख संकेत मिलता है। और इस बात को लेकर के और जो तत्कालीन समाज के लोग थे वो जायसी की खिल्ली उड़ाया करते थे। जहां भी जाते जायसी जी तो लोग उनके मजाक उड़ाने लग जाते। जब जायसी के कवित्व की महिमा चारों ओर फैल गई, जायसी जब सूफी संत के रूप में सुप्रतिष्ठ हो गए, तब उस तत्कालीन बादशाह शेरशाह सूरी ने जायसी को आमंत्रित किया और जायसी के पहुंचने पर अन्य दरबारियों के साथ में शेरशाह सूरी भी हंस पड़ा जायसी को देख करके। और जायसी ने तुरंत प्रश्न किया कि मोह का हंस से की को है, मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पे हंस रहे हो? परमात्मा पे जिसने मुझे बनाया है उसकी हंसी तो नहीं उड़ा रहे? सबकी निगाहें झुक गई। जायसी की कवित्व शक्ति अद्भुत थी। जायसी ने स्वयं लिखा कि जही जही देखा सोई हंसा, सुना तो आए आंसू। जिसने भी मुझे देखा उसने मेरी हंसी उड़ाई, लेकिन जिस किसी ने भूल से मुझे सुन लिया, मेरी कविता सुन ली, तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतनी मार्मिक, इतनी हृदयस्पर्शी रचनाएं हैं जायसी की। उनकी आखिरी कलाम पुस्तक में कयामत का वर्णन है। अखरावट में हिंदी वर्णमाला के ऐसे लेकर के तक जो वर्णमाला है उनको आधार बना करके और इस्लामिक दर्शन और अध्यात्म की मान्यताओं को जायसी ने कविता के रूप में प्रतिपादित किया है। इसी तरह से उनका जो कहरनामा है, जिसमें जो दुल्हन को विदा करने के लिए कहार डोली उठा के ले जाया करते थे, उस लोक जीवन की घटना को लेकर के जायसी ने आत्मा की संसार रूपी मायके से परलोक के लिए विदाई है, उस प्रसंग को साहित्यिक स्वरूप दिया है। लेकिन जायसी के यश का आधार जो रचना है वह है उनका महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत की कथा को जायसी ने लोक से गृहीत किया। हिंदू मानस में जो चित्तौड़ की महाराणा रत्नसेन और पद्मिनी की कहानी को और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में किए गए चित्तौड़ पर आक्रमण को आधार बना करके जायसी ने अपना कथा सूत्र बोला। और जो पद्मावत का जो पूर्वार्ध है, पहले का आधा हिस्सा है, वह कल्पित कथाओं पर आधारित है। निजंदरी जो चमत्कारिक कथाएं हैं, कवि समय हैं, उन पर आधारित है। और उसका जो उत्तरार्ध है वह इतिहास की घटनाओं पर आधारित है। जायसी की इस कविता के प्रभाव में सबसे पहले पंडित सुधाकर द्विवेदी गिरफ्त हुए और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पद्मावत के 25 अध्यायों का 25 खंडों का संपादन करके उसे प्रकाशित करवाया। उसके बाद 1924 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया और उसमें एक विस्तृत भूमिका लिखी, जिसने पहली बार कवि के रूप में, एक सहृदय भक्त के रूप में जायसी को हिंदी जगत में प्रतिष्ठित किया। आगे चल के
1952 में माता प्रसाद गुप्त जो हिंदी में पाठालोचन के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने जायसी की पद्मावत की पांडुलिपियां जो प्राय फारसी लिपि में मिली हैं, उन लिपियों के पांडुलिपियों के आधार पर पद्मावत का जो पाठ निर्धारण का काम किया। उसके बाद में एक काम महत्वपूर्ण काम 1955 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के एक व्याख्यान से प्रभावित होकर के और बीए प्रथम वर्ष का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष का एक विद्यार्थी इतना प्रभावित हुआ कि वह जायसी को पढ़ने लगा और 1955 में उस विद्यार्थी ने एक पुस्तक लिखी, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात कर रहा हूं मैं, जो कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उन्होंने 1955 में संजीवनी टीका नाम से पद्मावत की टीका लिखी, जो 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत होती है। आगे चल करके और जो नई काव्य धारा है, तीसरे शतक के कवि विजय देवनारायण शाही हैं, वे भी 1983 में एक पुस्तक लिखते हैं जायसी नाम से, हिंदुस्तानी एकेडमी से वो प्रकाशित हुई थी। उसमें जो शाही जी के 3 व्याख्यान और उनके 3 अन्य लेख, इस प्रकार 6 जो आलेख हैं वो प्रकाशित हुए, जो जायसी को पढ़ने की नई दृष्टि देते हैं। तो जायसी बड़े कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रेम के कवि हैं, और उनकी भाषा और उनके कवित्व की प्रशंसा करते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल जी उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ब्राउनिंग से करते हैं, क्योंकि ब्राउनिंग की कविता में जो चित्रमयी भाषा है, बिंब उनकी प्रधानता है, तो वैसे ही बिंबात्मकता जायसी की कविता में जायसी एक से एक चित्र, चाहे प्रकृति के हों या अन्य मानवीय चित्र हों, वे उकेरते जाते हैं, लेकिन शब्दों की मितव्यता के साथ में। तो जायसी प्रेम के बड़े कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अधिष्ठित है। उनका नागमती जो विरह वर्णन है वह तो अद्भुत बन पड़ा है। आचार्य शुक्ल जी उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और जायसी की जो मूल मान्यता है, प्रेम है, मानुष प्रेम भय वैकुंठी, नहीं तो गाह छार भरी मुट्ठी। मनुष्य में यदि प्रेम है तो ये संसार वैकुंठ है, अन्यथा क्या है, एक मुट्ठी भर राख है। मनुष्य का तो राख हो जाना है या खाक हो जाना है, शेष कुछ नहीं रहना। शेष रहेगा तो प्रेम भाव रहेगा, मानवीय प्रेम रहेगा। और बड़ी बात कि जायसी में सांप्रदायिक दुराग्रह नहीं है। वे जो चित्तौड़ और दिल्ली सल्तनत की लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं बनाते, हिंदू धर्म और इस्लाम की लड़ाई नहीं बनाते। वे इसे जो पारंपरिक भारतीय जो साहित्यिक चेतना परंपरा थी, सत्य और असत्य की लड़ाई, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई, पाप और पुण्य की लड़ाई, मूल्य और मूल्यहीनता की लड़ाई का रूप देते हैं। और इस प्रकार से जायसी अपने पद्मावत को एक कालचरित्र का आधार प्रदान करते हैं। तो जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में जायसी के पद्मावत से संकलित हैं, उन्हें हम अब पढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।